हे डियर्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, देखते हैं फटाफट। टोटल अर्निंग्स 2 लाख रुपीज़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 जिसका फेस वैल्यू है 100 ईच। डिविडेंड कितना पे किया गया है 1,50,000 एंड लास्ट में प्राइस अर्निंग रेशियो पी रेशियो कितना गिवन है 12.5। अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको कौन सा अप्लाई करना है, वॉल्टर मॉडल, और आपको बताना है असर्टेन वेदर दी कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। क्या ये कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है या फिर नहीं। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी हम पहचानते कैसे हैं। देखो, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा चाहिए होता है केई यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, बहुत सारे नाम हैं। तो हमें चाहिए आर और केई, लेकिन ज़रा आप यहाँ पर देखें तो हमें डायरेक्टली आर और के ही गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर और के ही, जिससे कि हम क्या कर सके, पहचान सके कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए और क्या वो इस केस में ऑप्टिमम है या फिर नहीं। ठीक है ना। तो आओ फटाफट, उन्होंने बोला है वॉल्टर मॉडल अप्लाई करने के लिए। वॉल्टर मॉडल आपको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला डी प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई होल अपॉन के ई। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, अर्निंग, EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है कि टोटल अर्निंग कितनी हुई है और कितने इक्विटी शेयर्स में बटेगी, तो पता चल जाएगा कि हर शेयर पर कितनी अर्निंग हुई है ना। तो देखो, टोटल अर्निंग कितनी हुई है 2 लाख और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 20,000। इजीली पता चल रहा है 10 रुपीज़ पर शेयर। एक बार फटाफट कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो ये आ गया आपका, कहाँ लिखूँ मैं, यही लिख देती हूँ, 10 रुपीज़। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब चाहिए हमें डी यानी कि डिविडेंड पर शेयर। ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना, DPS, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है देखना, 1,50,000 और टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं 20,000। ये आ गया 7.5। ठीक, तो हर शेयर को कितना डिविडेंड मिल रहा है 7.5। हर शेयर पर अर्निंग कितनी हुई है 10 रुपीज़ की, लेकिन हर शेयर पर डिविडेंड कितना मिल रहा है 7.5। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर मिल गई, डी और ई। अब हमें क्या चाहिए, आर और के, तभी तो हम ये फॉर्मूला पूरा कर पाएंगे। तो हमें चाहिए आर और के। तो पहले आर कैलकुलेट करते हैं। आर के लिए क्या होता है, आर को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है उस पर हमने कितनी अर्निंग की है। जितनी हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है उस पर हमने कितनी अर्निंग की है। अब इन्वेस्टमेंट जब भी हम बेस लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय, यानी कि उसमें इक्विटी भी आता है और डेट भी आता है। लेकिन एज पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है रिलेटेड टू डेट। तो जब डेट गिवन ही नहीं है तो हम लेंगे कहाँ से, इसलिए हम नीचे क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमारी अर्निंग कितनी है 2 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान देना अभी ऊपर जब भी हम डिवाइड कर रहे थे तो वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि हर शेयर पर हमें देखना था कि हमने कितना कमाया और कितना डिविडेंड बांटा हर शेयर पर, इसलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, कि जितना पैसा हमने लगाया उस पर हम कितना कमा रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा कमाया उस पर हम कितना कमा रहे हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट बहुत आसान है, कैसे करते हैं बताओ कैलकुलेट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 20,000, इसका फेस वैल्यू से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि ये कितना आ जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख पर हम 2 लाख कमा रहे हैं,
तो अगर इसे हम रेट में देखें तो कितना कमा रहे हैं, 10%। एक बार देख लो फटाफट, 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 10%। ठीक, तो हम किस रेट से कमा रहे हैं, 10% से। तो ई मिल गया, डी मिल गया, आर मिल गया। अब बस हमें क्या चाहिए, के ई। उससे हम वॉल्टर मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो के ई कितना होगा, इसके लिए तो हमें कुछ गिवन नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो हमें गिवन है पी रेशियो। मैम पी रेशियो का अपन क्या करें, तो एक बार ध्यान से अच्छे से देखना। अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमने क्या सीखा था, एक अर्निंग मॉडल था केई को कैलकुलेट करने का। केई इक्वल्स टू ईपीएस अपॉन एमपीएस। वैसे ये चीज़ मैंने एक बार बताई भी थी, याद होगा आपको। वहाँ पर मैंने ऐसे बताया था कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और उस पर हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं। केई क्या होती है, एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन। अब शेयर होल्डर्स पैसा किस में लगा रहे हैं, शेयर में, तो वो हो गया P0 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसमें वो पैसा लगा रहे हैं और उस पर वो क्या अर्निंग करेंगे, यही तो है उनकी एक्सपेक्टेशन, यही तो है उनकी एक्सपेक्टेशन। इसी को बोलते हैं केई, यानी कि आज कितना पैसा लगा रहे हैं यानी कि P0 और उस पर कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, EPS अपॉन MPS। अब पी रेशियो क्या होता है, तो पी रेशियो ध्यान से देखो तो क्या होता है। पी रेशियो मैंने पहले भी समझाया था। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। जैसे ही इसका नाम है वैसा ही, प्राइस अर्निंग का रेशियो। प्राइस मतलब शेयर की प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमपीएस, और अर्निंग यानी कि शेयर पे जो अर्निंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ईपीएस। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो ध्यान देना, केई मतलब होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस और पी रेशियो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो अगर मैं केई को बोलूँ तो क्या मैं केई को 1 अपॉन पी रेशियो बोल सकती हूँ, बताओ क्या मैं केई को 1 अपॉन पी रेशियो बोल सकती हूँ या नहीं। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। मैंने पी रेशियो को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन, इसका मतलब ये भी उल्टा हो गया होगा। अब ईपीएस अपॉन एमपीएस हो गया होगा और ईपीएस अपॉन एमपीएस को ही बोलते हैं केई। सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी किसी को समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा और ध्यान देना, 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगी। देखो 1 है और इसके नीचे क्या है, पी रेशियो। पी रेशियो को तो पता है तुम्हें, क्या बोलते हैं उसे, एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू ईपीएस यानी कि ईपीएस और ये आ जाएगा एमपीएस। तो 1 अपॉन पी रेशियो ही क्या होता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस। ये मैंने प्रूव भी करा दिया। 1 अपॉन पी रेशियो क्या होता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस यानी कि के। सही है, तो यानी कि के को अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन पी रेशियो। ये जो इतना मैंने जो यहाँ से यहाँ तक किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है के इक्वल्स टू 1 अपॉन पी रेशियो, और पी रेशियो ज़रा देखें तो कितना है 12.5। तो 1 अपॉन 12.5 ये आ गया 0.08। कितना आ गया 0.08, यानी कि के कितना हो गया 8%। ठीक है, अब हमें सब कुछ मिल चुका है तो वॉल्टर मॉडल फिट कर देते हैं इसमें। डिविडेंड पर शेयर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने 7.5। रेट ऑफ रिटर्न कितना कमा रहे हैं 10% यानी कि 0.10। अर्निंग कितनी हो रही है हमारी 10 रुपीज़। डिविडेंड कितना बांट रहे हैं 7.5। के कितना कैलकुलेट किया 0.08, होल अपॉन के 0.08। सही है, 10 में से 7.5 गए, ये बचा 2.5। इंटू करेंगे रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 0.10, डिवाइड करेंगे 0.08 से, ये आ गया 3.125। इसमें प्लस करेंगे डिविडेंड यानी 7.5, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.08 से, ये आ गया 132.81, 132.8125 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, तो ये किससे आया है, ये हमारा आया है जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड प्राइस आई है।
ठीक, उन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, उन्होंने पहले क्वेश्चन में यूँ पूछा था कि क्या उनकी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है या नहीं, और मैंने बोला था ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी हम तभी पहचान पाएंगे जब हमारे पास होगा के और आर, है ना। इससे रिलेटेड मैंने एक लाइन भी आपको याद कराई है, बहुत बार याद होगा, सिंस आर डैश के दी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये बताओ यहाँ पर कौन ज़्यादा है, आर या के? आर है हमारा 10% और के ही है हमारा 8%, यानी कि कंपनी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमा रही है, कंपनी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमा रही है। तो अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो डिविडेंड बांटने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0। इस तरीके से आपको लिख कर आनी है लाइन, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, सिंस आर ग्रेटर देन के द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड 0, यानी कि डी हमें कितना बांटना चाहिए, 0। लेकिन उन्होंने कितना डिविडेंड बांटा है, 7.5, तो गलत है या सही है, बिल्कुल गलत है। तो इसके आगे ही एक लाइन लिखो जो उन्होंने पूछा था, देखो उन्होंने पूछा था ना, वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और नॉट, तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो पहले ये वाली लाइन लिखी है ना जो मैंने आपको बार बार रटाई है एकदम, और फिर ये वाली लिखी है ना, ठीक है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो अपने आप लिख ही आएंगे, सेंटेंस बनाने में डरते नहीं होंगे, लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ें लिखने में डरते हैं उनके लिए मैंने आपको ये लाइन लिखवा दी है बहुत बार, ठीक है। तो इस तरीके से लिखे आना, पहले ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, उसके बाद लिखे आना कि कंपनी जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी ने दिया है 7.5, लेकिन कंपनी को देना चाहिए 0। अब हम ये बता देंगे कि जब कंपनी 7.5 दे रही थी तब तो ये था प्राइस, लेकिन जब कंपनी हमारे हिसाब से चलेगी यानी कि डिविडेंड 0 बांटेगी, तब देखना उसकी प्राइस क्या होगा, ज़्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू दिस। तो चलो फटाफट ये भी प्राइस उनको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। इस बार हम डिविडेंड बांटेंगे 0, क्योंकि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0। आर अपना वही 10%, अर्निंग हमारी 10, डिविडेंड बांट नहीं रहे हैं, और ये 0.08, ये 0.08, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने डिविडेंड की जगह क्या कर दिया है, 0। तो देखो 10 इंटू 0.10 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय 0.08, या 156.25। क्या कहा था मैंने कि अब प्राइस ज़्यादा आएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन इन्होंने ज़्यादा डिविडेंड बांट दिया, यहाँ पे कम से कम डिविडेंड बांटना चाहिए था, ठीक है ना। तो जितना हम कम से कम डिविडेंड बांटेंगे उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी, और अगर हमने डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं बांटा तो सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पर आएगी। समझ गए ना क्या करना है, सबसे पहले वॉल्टर मॉडल के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको कैलकुलेट करनी है, ईपीएस, डीपीएस, आर और के, ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद वॉल्टर का मॉडल का फॉर्मूला लगाकर प्राइस कैलकुलेट करनी है, फिर उनको बताना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, और कंपनी जो है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो कर रही है या नहीं। तो इस केस में कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, लेकिन वो डिविडेंड दे रही है, तो उनकी गलती है। उसके बाद अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होता तो प्राइस क्या रहती वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका डिविडेंड डिसीजन जो कंसेप्ट है, चैप्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर अच्छी ग्रिप आ जाएगी। तो चलो सेकंड देखते हैं। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पे आउट पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। ऐसा कौन सा पूछ रहे हैं पी रेशियो होगा जब डिविडेंड पॉलिसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद होगा आपको मैंने जब 2 चीज़ें ये पढ़ाई थी कि आर ग्रेटर होगा कहीं से तो 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो, आर अगर लेस देन होगा कहीं से तो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। लेकिन मैंने ये बात भी बताई कि जब आर बराबर कहीं होगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन रेट, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पर वही चीज़ पूछी है
कि कब फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोलते रहे द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। कब ऐसा होगा जब डिविडेंड पॉलिसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कब फर्क नहीं पड़ेगा, जब R बराबर KU। तो आओ फटाफट इसके सेकंड पार्ट पर। तो पहले तो हमने जो क्वेश्चन में लाइन दी वही कॉपी पेस्ट कर दी। द P रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। कौन सा P रेशियो होगा? तो सबसे पहले तो कब फर्क नहीं पड़ता, जब KE बराबर R हो। तो R क्या है हमारा? R है हमारा 10%। R है हमारा 10%, यानी कि KE भी क्या होना चाहिए? 10%, तभी तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात किस किस को समझ में आई, ये बताओ। उन्होंने पूछा था कब फर्क नहीं पड़ेगा, तो तब फर्क नहीं पड़ता जब KE बराबर R हो। R तो हमारा 10% है, KE भी कितना होना चाहिए? 10%। ठीक है, KE सबको समझ में आ गया 10%। मैम आप KE क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? उन्होंने तो P रेशियो पूछा है। आएगा ना, अभी आएगा। देखो अभी KE का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अभी बताया था 1/P रेशियो। अब ये मत पूछना ये कैसे आ गया, थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि KE को हम 1/P रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो KE को अगर 1/P रेशियो लिख सकते हैं तो KE कितना हो गया हमारा? 10%। 1/PE रेशियो, PE रेशियो इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/10%। अब कैलसी पर 1/10% लिखना, ये परसेंट दबा दिया, ये आ गया 10। 1/10% कितना आ गया? 10, यानी कि PE रेशियो कितना होगा? 10। तो दोबारा से देख लो जिसे समझ में नहीं आया हो। डिविडेंड पॉलिसी कब इफेक्ट नहीं करेगी? जब KE बराबर R हो। R है हमारा 10%, यानी कि KE भी जब 10% होगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर KE 10% है तो PE रेशियो कितना होगा? तो PE रेशियो होगा 10। तो वही उन्होंने पूछा था कब फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कौन सा PE रेशियो होगा जब फर्क नहीं पड़ेगा? तो 10 जब PE रेशियो होगा तब फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो एक ये वाली लाइन लिखी है ना, उसके बाद ये करके KE कैलकुलेट कराना, उसके बाद KE से PE रेशियो कैलकुलेट कराना, आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट, विल योर डिसीजन चेंज इफ द PE रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। अब मैम ये क्या भला है? तो कोई भला नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो बात ये समझो कि जब भी किसी क्वेश्चंस के ऐसे पार्ट होते हैं तो जो भी पार्ट है वो मोस्टली केसेस में फर्स्ट केस से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे होता है? फर्स्ट केस से ही रिलेटेड। तो सबसे पहले इस थर्ड वाले पार्ट को सेकंड केस से रिलेट बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट को काट दिया है। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट करना था और हमने कर भी लिया, उसके लिए नहीं काटा। मैंने इसलिए काटा है कि थर्ड पॉइंट को आपको सेकंड पॉइंट से रिलेट नहीं करना है। ये पूरा का पूरा रिलेशन जाएगा आपका पहले से। देखो पहले में उन्होंने पूछा था ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। थर्ड वाले पार्ट में सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि PE रेशियो जो है अब 8 ले लो इंस्टेड ऑफ 12.5। पहले वाले में PE रेशियो हमने कितना लेना था? 12.5, उसको काट कर अब आप ले लो उसे 8। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो भी आपने फर्स्ट पार्ट में करी थी वही करनी है। बस आपको PE रेशियो को क्या करना है? 12.5 से हटाकर 8 ले लेनी है, बाकी सारी बातें सेम है। आप फटाफट थर्ड पार्ट पर इसको भी निपटाते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? इफ़ द PE रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो अब PE रेशियो की जगह हमें ये लेना है। ठीक, देखो बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। हमने EPS कैलकुलेट कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, DPS कैलकुलेट कर लिया था, RB कैलकुलेट कर लिया था। तो पहले तो वो सारी चीज़ें लिख देते हैं वॉल्टर मॉडल में। D कितना था? D था 7.5, R था 10%, E था 10 और D था 7.5। सब कुछ सेम है। KE कैलकुलेट करना है पहले। ठीक है, तो KE कैसे कैलकुलेट होगा? वही अपना PE रेशियो से, KE इक्वल्स टू 1/PE रेशियो। और इस बार PE रेशियो 12.5 नहीं लेना, क्या लेना है? 8।
तो 1/8, 1/8 ये कितना आ गया 0.125 यानी कि 12.5%। के कितना आ गया 12.5%, 0.125, समझ रहे हो। देखो कोई भी चेंज नहीं है, सेम जैसे फर्स्ट पार्ट था सेम वही करा है, बस पी रेशियो पहले 12.5 था, अब उसे कर दिया है 8, और जब हमने पी रेशियो 8 लिया है तब के कितना आया है 12.5% यानी कि 0.125। चलो कैलकुलेट करते हैं, 10 में से 7.5 गए, अगेन वही 2.5 इंटू 0.10 डिवाइड बाई 0.125 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 0.125, ये आ गया 76 रुपीज़। कितना आ गया 76 रुपीज़। तो जैसे पहले जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक बार प्राइस कैलकुलेट करी थी, ठीक है। अब कैसे प्राइस कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, सेम जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था वैसे ही कर रहे हैं। पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट किया था, फिर हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट की थी। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अब क्या होगा, अब ध्यान दो, तो के आर कितना है 10% और के कितना है 8%, सॉरी के कितना है 12.5%, 8 तो पी रेशियो है, के कितना है 12.5%। यहाँ तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और आप भी साथ साथ करते जाओ। तो अब के ही ज़्यादा है या आर, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। अब है के ही ज़्यादा, यानी कि ये केस है आर लेस देन के ई। अब के ही ज़्यादा है यानी कि हमारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन रेट ज़्यादा है और कंपनी कम कमा रही है, तो फिर कंपनी को अपने पास पैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसे सारा का सारा पैसा बांट देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा 100%, ठीक। तो डिविडेंड हमें कितना बांटेंगे, हमने अर्निंग की है 10 और 10 की 10 हम डिविडेंड बांट देंगे। अब प्राइस कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो हम पूरा का पूरा डिविडेंड बांट देंगे, यानी कि 10, 8 था हमारा 10%, अर्निंग थी 10, डिविडेंड पूरा बांट दिया, अर्निंग तो रिटेन अर्निंग तो कुछ करी नहीं। के ही कितना था, के ही था 12.5 यानी कि 0.125 होल अपॉन 0.125। अब देखो 10 में से 10 गए 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ये सब कुछ 0 हो गया। कोई ब्लैक पेन है मेरे पास, हाँ है, यानी कि ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 0 0 नहीं होगा, किसने बोला 10 प्लस 0 0, गलत मैम, किसी ने नहीं बोला, आपने ही बोला है। हाँ मैं तो कभी कभी बोल देती हूँ गलत, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 10 प्लस 0 10 डिवाइड बाय 0.125, ये आ गया 80 रुपीज़, ठीक। उम्मीद है थर्ड वाला आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ज़रूर था, जितने भी हमने इलस्ट्रेशंस किए उनसे तो काफ़ी ज़्यादा अलग था, लेकिन समझने वाली एक बार लास्ट में फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। देखो उन्होंने बोला था वॉल्टर मॉडल से प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मतलब वॉल्टर मॉडल से आप ये बताओ कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है या फिर नहीं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और ये कहा था उन्होंने वॉल्टर मॉडल से यूज़ करने के लिए। तो वॉल्टर मॉडल में हमें जो जो चाहिए, जैसे DPS, आर, अर्निंग, EPS, KE, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्किंग नोट्स कर लिए, EPS कैलकुलेट कर लिया, DPS कैलकुलेट कर लिया, आर, KE हमने कैसे कैलकुलेट किया 1/P रेशियो से। ये वाला पॉइंट याद रखना, कहीं नोट्स हो तो वहाँ पर लिख भी देना कि KE कैसे आएगा। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो मैंने आपको करवाया ही है ये चीज़, ठीक। उसके बाद पहले हमने प्राइस कैलकुलेट कर ली उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने पूरा का पूरा डिविडेंड बांटा था, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए था 0। क्यों 0 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आर ज़्यादा था के ई से, आर था 10% और के ई था 8%, ठीक है। तो फिर अब हमने जो प्राइस कैलकुलेट करी थी वो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो से करी थी, यानी कि जब डी बराबर 0 था, ठीक। ये जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कराया उसी तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी किया है, बस यहाँ पर क्या हो गया था, पी रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन था 12.5 उसकी जगह अब क्या हो गया पी रेशियो 8। अब पी रेशियो बदल गया तो उसकी वजह से हमारा जो के है वो भी बदल गया। के इस बार कितना है 12.5, अब के है 12.5 और आर था हमारा 10, यानी कि इस बार के ज़्यादा है और आर
कम है, यानी कि इस बार डिविडेंड पे आउट रेशियो बदल गया, कितना 100% से। तो एक बार अगेन उनके अकॉर्डिंग हमने जितना उन्होंने बांटा था डिविडेंड 7.5, उनके अकॉर्डिंग हमने प्राइस कैलकुलेट कर ली, और एक बार हमने ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो के भी अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली। पर फ़र्क दोनों में इतना था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में, कि फर्स्ट पार्ट में पी रेशियो अलग था, उसकी वजह से के अलग था, और थर्ड पार्ट में अगेन पी रेशियो अलग था, तो उसकी वजह से भी के अलग था। तो दोनों में बस इतना सा फ़र्क है कि के ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सेकंड पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा, इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं था, इन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा पी रेशियो होगा जब डिविडेंड का कोई फ़र्क नहीं रहेगा, डिविडेंड पॉलिसी का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये तभी होता है जब के बराबर आर होता है, तब हर कोई भी हम डिविडेंड बांट दें वो ऑप्टिमम ही रहता है। तो ये तभी होता है जब के बराबर आर हो। अब आर 10% है तो के भी कितना रहेगा 10%। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पी रेशियो कैलकुलेट कर लिया जो कि उन्होंने पूछा था। ठीक है, उम्मीद है मैंने पूरे तो आपको बता ही दिया, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया। मैंने तो पूरे एफर्ट्स लगा दिए, बाकी आपको देखना है, और फिर भी नहीं आया तो मैं आपको कमेंट्स में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।